Good afternoon, everyone. I, Bharat Bhushan, on the behalf of Bonds India, I welcome you all on the virtual event on our topic Decoding Bonds. And I am pretty sure that who all have invested their time to be with us here today will surely get the best of the knowledge. And very interestingly, to decode this topic, we have with our speaker, Mr. Manish Singhal. He is an industry expert with more than 24 years of diversified experience across industries like the fixed income, manufacturing, real estate, and service industry. And he is an expert in the financial advisory and analysis of portfolios, including taxation in all segments of the debt, equity, real estate of corporates, family trust, PF, and high net worth individuals. So I request Marisa to start the session. Thank you so much. Thanks, Bharat. Good afternoon, everyone. I think हम एक आध मिनट और वेट कर सकते हैं या वी कैन स्टार्ट. इट्स ऑलरेडी 12:03. मैं आप सबका थैंक्स करना चाहूंगा बिकॉज हम लोग ये सेशन हिंदी और इंग्लिश में करेंगे क्योंकि हम लोगों को काफी क्वेरीज आ रही हैं कि हमें सेशन हिंदी में लेना चाहिए. काफी आप में से पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑलरेडी कुछ पुराने पार्टिसिपेंट्स भी हैं, कुछ नए पार्टिसिपेंट्स भी हैं. तो कंटिन्यूसली बेसिस पे आ रही है क्वेरी कि अगर हम लोग हिंदी में सेशन ले सकते हैं तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलूंगा और अगर कोई क्वेरीज है तो दे कैन जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स और उसके बाद हम वो आखिरी में हम सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं. तो अभी क्या हो रखा है कि मेजर क्वेरीज आ रही है, मार्केट में इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, कुछ फियर फैक्टर्स बने हुए हैं जो लोग बार बार पूछ रहे हैं. मतलब फियर फैक्टर्स ऐसे हैं, वो खाली इक्विटी मार्केट को लेके नहीं है, ये ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट को लेके फियर फैक्टर्स बने हुए हैं. फियर फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं? सबसे पहले तो ये इशू आ रहा है कि रशिया का और यूक्रेन का जो लड़ाई हो रही है उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है. इंपैक्ट, फाइनेंशियल इंपैक्ट भी आना है, नॉन फाइनेंशियल इंपैक्ट भी आने वाला है, और उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा. नेक्स्ट स्लाइड कर रहा है. पहला तो फियर फैक्टर ये चल रहा है. दूसरा ये फियर फैक्टर चल रहा है जो रशिया यूक्रेन से सिचुएशन से जो इंपैक्ट आएगा उसका क्रूड पे क्या इंपैक्ट आएगा, नेचुरल गैस पे क्या इंपैक्ट आएगा, प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा. अगर प्राइस बढ़ते हैं तो उससे इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा. अब अगर इंडिया का इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट आएगा तो इन्फ्लेशन के बाद गवर्नमेंट का क्या हल होगा. तो गवर्नमेंट को हैज टू डू अ लॉट ऑफ बोरोइंग्स. अगर गवर्नमेंट को बोरोइंग्स बढ़ानी पड़ती है तो उसका उसका इंपैक्ट क्या आएगा. क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो फिर क्या इंपैक्ट आएगा. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो इक्विटी मार्केट डाउन जाती है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं इसके साथ रुपये पे क्या इंपैक्ट आने वाला है. तो ये 5-7 जो फियर फैक्टर चल रहे हैं ये आपस में क्लब हो गए हैं, मिक्स एंड मैच हो गया है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन द इन्वेस्टर्स की ऐसे में हमें क्या करना चाहिए. अभी हमें रिएक्ट करना चाहिए या बैठ के वी हैव टू वेट एंड वॉच. तो अब ये सवाल उठा कि भाई अगर यहां पे क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या आएगा. क्रूड का प्राइस अगर बढ़ता है तो गवर्नमेंट को अपने फंड्स को बोरो करना पड़ेगा. दे हैव टू बोरो मोर मनी टू पे द क्रूड प्राइस. जो क्रूड का डिफरेंस आ रहा है वो देना पड़ेगा उसको. दूसरा बात है वही सेम नेचुरल गैस पे भी सेम इंपैक्ट आएगा. अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट का आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा. जब गवर्नमेंट का आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है उधर से इसका डायरेक्टली क्रूड का इंपैक्ट डायरेक्टली आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे पड़ता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डायरेक्टली इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ता है. अब आपने पिछले कई दिनों से ये क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि यूएस का इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया, यूएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी बढ़ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं. फेड की मीटिंग्स हो रही हैं, फेड की इन बिटवीन मीटिंग्स भी हो रही हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि हम लोग 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया जाएगा. मतलब ये इंपैक्ट आ रहा है. अब उसके इंपैक्ट के साथ साथ एक और इंपैक्ट आ रहा है कि जो फियर है लोगों का कि एफआईज अपना पैसा इंडिया से निकाल के बाहर ले जा रहे हैं. मतलब ये 5-7 जो फियर फैक्टर्स हैं वो सारे मल्टीपल होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके. तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, हम लोग क्या करें. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा हो गया कि हम लोग या तो चुपचाप बैठ सकते हैं या पैसा निकाल सकते हैं या वी कैन बी अवे फ्रॉम द मार्केट. अगर हम इसका इंपैक्ट देखते हैं फिर आता है कि इस सब का इंपैक्ट अपनी
जीसेक की यील्ड पे पड़ता है। अब बोलोगे 10 ईयर की जीसेक क्या होता है, ये बेंचमार्क होता है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं, कुछ इसमें नए लोग भी हैं जो बॉन्ड्स के बारे में समझना चाह रहे थे। तो इस सब का इंपैक्ट क्या होता है, जो हमारा बेंचमार्क है 10 ईयर जीसेक का, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। उसी से सारी चीजें मॉनिटर होती हैं कि जीसेक लेवल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। हम बार बार ये बात करते हैं ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया का बढ़ने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया का बढ़ने वाला है, यूएस का बढ़ रहा है। और अगर आप सामने देखेंगे, ग्राफ आ भी रखा है, तो अगर आप कंटिन्यूअसली देखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.681 से 6.750 चला गया। किस बेसिस पे पॉइंट की मूवमेंट हो रही है अंडर। और उसी तरह जो रुपया था, वो भी रुपया 74.62 से 74.87 आ गया फरवरी 22 को। तो जब क्या, जब पैसा इंडिया से बाहर निकलना शुरू होता है, मतलब एफआईज अपना पैसा निकालना शुरू कर रखा है, तो क्या करेंगे वो रुपी देंगे और डॉलर खरीद के चले जाएंगे। दे विल सेल रुपी एंड दे विल बाय डॉलर। आज जब वो इंडिया में आते हैं तो क्या करते हैं, वो डॉलर लेके आते हैं और रुपी खरीदते हैं। अब आ रहे हम लोग कि इसका ओवरऑल हमें करना क्या चाहिए। एक बार नेक्स्ट स्लाइड करेंगे आप भरत। भरत नेक्स्ट स्लाइड। आप देखिए जी, क्रूड ऑयल का और इन्फ्लेशन में क्या इंपैक्ट आता है। अब रुपी और क्रूड प्राइस का क्या इंपैक्ट आ रहा है। हम लोगों ने दो ग्राफ्स कंपेयर करे हुए हैं कि क्रूड ऑयल की बास्केट 2012 में क्या थी, $150 के आसपास चल रही थी, रुपी में $49 के आसपास चल रही थी, और धीरे 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 73 क्रूड ऑयल की प्राइसिंग आ गई है। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको आयनर सपोर्ट की बात चल रही है। तो जब क्रूड ऑयल की मार्केट पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपका इन्फ्लेशन पे आना ही आना है। क्योंकि हमारा जो मेजर इंपोर्ट होता है वो दो चीजों का होता है, एक क्रूड ऑयल का होता है, दूसरा गोल्ड का होता है। तो उसका जो इंपैक्ट है वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन पे आ रहा है। अब हमको ये भी समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेंगे। तो अब अभी तक हम लोगों को सिर्फ यही मालूम था कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो इक्विटी मार्केट नीचे चली जाती है और इंडस्ट्रियलिस्ट नीचे, इंडस्ट्रियल, क्योंकि पैसा पैसा जो होता है वो महंगा हो जाता है। एक बार नेक्स्ट स्लाइड। इसी के साथ अब आ रहा है कि भाई एफआई क्यों सेल कर रहे हैं। अल्टीमेटली जब एफआई सेल कर रहा है इसलिए डॉलर टूट रहा है। अब एफआई पिछले एक साल से कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग कर रहा है, कंटिन्यूसली। अब एफआई जो सेलिंग कर रहा है उसके पीछे दो रीजन है। या तो उसको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज एफआई जो पैसा लगाता है वो ग्लोब में लगाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लगाता है पैसा। तो या तो कोई ऐसी इकोनॉमी है जो इंडिया से अच्छी इकोनॉमी है, वेयर ही इज गेटिंग अ हायर रिटर्न, या तो पैसा वो एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगा रहा है, उसको जहां पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या उसको ये चीज समझ में आती है कि इंडिया की जो करंट वैल्यूएशन है वो ज्यादा है और इसलिए वो पैसा निकाल के कहीं और लेके जा रहा है। बट आज तक क्या था, हम लोग ओवर टाइम देखते हैं तो हमको सिर्फ एक ही चीज मालूम थी कि जब एफआई मार्केट में घुसता था तो इक्विटी मार्केट बढ़ती थी, और जब वो एफआई बाहर निकलता था तो इक्विटी मार्केट गिर जाती थी। बट इस बार क्या हुआ है कि गेम हैज बीन चेंज्ड अ लॉट, क्योंकि जो इंडियन इन्वेस्टर था उसने टेक ओवर कर लिया। अगर हम लोग एक साल में एफआई का आउटफ्लो देखें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का आउटफ्लो हो चुका है। बट उसके बाद भी अभी तक इक्विटी मार्केट में मेजर फॉल नहीं आया, क्योंकि जितना भी वॉल्यूम था इट हैज बीन टेकन केयर बाय द इंडियन इन्वेस्टर्स। इंडिया के अंदर रिटेल इन्वेस्टर हो गया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया। क्योंकि जो हमारा एसआईपी का जो फ्लो था वो आज की डेट में 12 से 13 हजार करोड़ रुपया मंथली हो चुका है। तो इससे मालूम चलता है कि इंडियन इन्वेस्टर को अपनी इकोनॉमी में कितना फेथ बढ़ चुका है। इसका कोई भी इंपैक्ट, एफआई की इतनी मेजर सेलिंग का कोई इंपैक्ट इंडियन मार्केट में अभी तक नहीं आया है। क्योंकि अगर आप पीक लेवल से देखोगे तो मुश्किल से 7 या 8% गिरी है, विच इज हार्डली अ मैटर्स। अब एक सवाल आता है, आज एफआई निकल रहे हैं, कल ये दोबारा आएंगे। जब ये दोबारा आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि माल तो इंडियन, अगर आप इंडियन पब्लिक के हैंड्स में देखा जाए, जो माल होता है वो बहुत लंबे समय के लिए होता है। वो शॉर्ट टर्म पैसा नहीं होता कि उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया और वो कल बेच के निकल जाएंगे। इट्स नॉट लाइक एफआईज कि जिसे हॉट मनी कहते हैं, वो पैसा आता है पैसा चला जाता है। पर यूजुअली क्या होता है, हम इंडियंस को एक बड़ी अच्छी आदत होती है, हम जो चीज ले लेते हैं उसको हम अपने साथ प्यार मोहब्बत से संभाल के रखते हैं, चाहे उसकी वैल्यू 100 रुपए से 10 रुपए हो जाए, बट वी विल नॉट सेल इट। हम लोग लॉस बुक नहीं करते हैं। यही बेनिफिट है आज की डेट में कि मेजर मेजर जो आउटफ्लो था एफआईज का
वो इंडियन इन्वेस्टर्स ने एब्जॉर्व कर लिया। अब आते हैं कि इस सब का जो इम्पैक्ट आ रहा है इंडिया में। एक तो आपको मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेंचमार्क आपका जो 10 ईयर का होता है वही हमारा बेंचमार्क होता है, और बाकी वर्ल्ड वाइड सब उसी को देखते हैं। एक बार नेक्स्ट स्लाइड करेंगे आप, भारत। अब ये ये फिर वही जो हम अभी पहले बात कर रहे थे कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, उसके बीच में कोविड टाइम आ गया, तो गवर्नमेंट को सरकार चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को पैसा उधार लेना पड़ता है। वो पैसा किससे ले रही है? वो अल्टीमेटली ही हैज टू बाय फ्रॉम द मार्केट। तो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है, अगर आप कंपेयर करोगे 2018-19 से, इट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, और 2023 के लिए तो 14 लाख करोड़ की वो डिमांड कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा फियर फैक्टर बना हुआ है कि सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए और बोरो करना पड़ेगा। तो जो वो आज पैसा बोरो कर रही है, उसके वो कंटिन्यू करती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट में तेजी आएगी, क्योंकि उसको ज्यादा पैसा लेना है। और अगर आप देखोगे तो उस पैसे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट की स्कीम्स ला रही है, जिसके अंदर पहला एलआईसी का आईपीओ मार्च में आ जाएगा, क्योंकि एलआईसी के आईपीओ में कम से कम 70,000 करोड़ रुपया मार्केट को, गवर्नमेंट को मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो बोरिंग कम कर सकती है। अब आप देखिए कि सरकार कैसे काम कर रही है। सरकार को पैसा उधार लेना है, उसी से उसको डेवलपमेंट करना है, उसी से जीडीपी ग्रोथ होनी है। बट उसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या आ रहा है कि जैसे जैसे उसकी बोरिंग्स बढ़ेंगी, या तो उसको इनकम बढ़ानी है, इनकम यहां बढ़ नहीं रही है, बोरिंग बढ़ रही है, तो उसको उधार पैसा लेना पड़ेगा। तो ये जो इंपैक्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वहां पे नजर आ रहा है कि हर कोई ये सोच रहा है कि जो आज 10 ईयर जिसे 6.72 पे चल रहा है या 6.75 पे चल रहा है, ये बढ़ के 7% हो जाएगा। तो जो लोग लोग फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग पैसा रुक गया है, वो कह रहे हैं कि यार हम थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब एफडी का बढ़ ही रहा है, फिक्स डिपॉजिट का भी रेट बढ़ रहा है, तो हम हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा लगाएंगे। इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर काफी लोग साइड में बैठे हुए हैं, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग ह्यूज मनी इनटू फिक्स इनकम। अगला एक बार। सर ये आपके सामने इन्फ्लेशन का ट्रेंड है। हम लोगों ने 1985 से लेके, एक्चुअल में गवर्नमेंट ने हमको 2022 से लेके 2026 तक का गाइडलाइन दे रखी है कि हम लोग इतना इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर लेंगे, तो हम लोगों ने 2026 तक को कंसीडर करके चल रहे हैं। पर जो अभी आपका इन्फ्लेशन चल रहा है वो 6% के आसपास चल रहा है, जिसे हम लोग बार बार कहते हैं ना कि आपको रिटर्न कितनी आ रही है, हम हमेशा कहते हैं कि नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है। तो इन्फ्लेशन हमारा 6 के आसपास चल रहा है। बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे 2008 से, 2008 में इन्फ्लेशन 12.31 था, और इतना ही इन्फ्लेशन आपका 98 में था, 1998 में था 13% के आसपास। पर अगर हम लोग कंपेयर करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब इन्फ्लेशन 13% था 1990 से लेकर 1998 तक, तो एफडीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12, 14, 16% हुआ करते थे। बट धीरे 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 इन्फ्लेशन को ये 6% पे ले आए हैं, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप देख रहे हो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड पे है। मतलब पहले जो 8% पे एफडी मिलती थी वो 7 पे हो गई, 7 की 6.5 पे हो गई, 6.5 की 5.5 रह गई। और अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहे हैं। कि अगर मार्केट में मूवमेंट आती है तो एफडी के रेट ऐसा नहीं है कि वो आधा आधा परसेंट बढ़ा रही है, वो उसके कंपोजिट पे बहुत कम इंक्रीज कर रही है। अगला क्या है भरत, नेक्स्ट स्लाइड। अब हो गया, अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि ये सारे फियर फैक्टर के बीच में हम लोग क्या करें और अपने पोर्टफोलियो को बचा के भी चलें और उस पर थोड़ी बहुत ही रिटर्न भी निकाल लें। तो हाउ टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स एंड टू गेट रिटर्न ऑन आवर पोर्टफोलियो। अच्छा, अभी तक क्या है, सबको मालूम है पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट एसेट क्लास होती थी। डिफरेंट एसेट क्लास में हम लोग पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं, टर्म डिपॉजिट में पैसा रखते हैं, रियल एस्टेट में पैसा रखते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा रखते हैं। आजकल तो लोगों ने क्रिप्टो में भी पैसा रखना शुरू कर दिया है, गोल्ड में पैसा रखते हैं। ये 7-8 चीजें शुरू से एसेट्स क्लास रही हैं, और हम लोगों को ये मालूम है, हमेशा यही बोला जाता है कि अपने पैसे को एक बास्केट में मत रखो। अगर 1 रुपया है तो 20 पैसे कहीं रखो, 30 पैसे कहीं रखो, 40 पैसे कहीं रखो। और हम लोग ये आज से सीखते हुए नहीं आ रहे हैं, मतलब जब से हमने होश संभाला है तो हमारे घर वाले भी ये कहते हैं कि भैया अपने पैसे को डिवाइड करके रखो, पता नहीं कौन सी चीज चले कौन सी चीज ना चले।
ठीक है, तो हम लोगों को क्या कर रहे हैं, अब इस पे सवाल उठता है कि हमें अपना पोर्टफोलियो बना के भी चलना है और पोर्टफोलियो को बचा के भी चलना है। तो इसी को हम लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कहते हैं कि पैसे को हमेशा कहां कहां हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं। अगली स्लाइड एक बार कवर करेंगे आप भरत। अब आई कि हम लोगों को डाइवर्सिफाई करने में समझ में क्या आया, क्योंकि अभी पिछले एक साल के अंदर हम लोगों ने इक्विटी में, काफी लोगों ने बहुत पैसा कमाया, काफी लोगों ने पैसा गवाया, और कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 2 साल पहले जितने पैसे लगाए थे आज की डेट में उतने ही पैसे हैं या पैसे नेगेटिव में हैं। पर क्या होता है, हमारे यहाँ भेड़ चाल भी चलती है, सारे लोग एक ही तरफ चलते हैं। अगर उनको नजर आ जाए कि कहीं पे मोटी कमाई आ रही है तो व्हाट दे विल डू, उनको लगता है कि यार हम भी घुस जाएं और हम भी पैसा कमा लें। पर इक्विटी के अंदर क्या हुआ, इक्विटी के अंदर नॉशनल सबको प्रॉफिट्स आए, सब नॉशनल रह गए। सबको आज से 6 महीने पहले किसी को 20% रिटर्न आ रही थी, किसी को 18 की रिटर्न आ रही थी, बट उनमें से कितने लोगों ने एक्चुअल में प्रॉफिट को अर्न किया है, क्योंकि वो आज ऑलमोस्ट, जिन्होंने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था, 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था, तो वो एट पार की रिटर्न में बैठे हैं, नेगेटिव रिटर्न में बैठे हैं। बट जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स थे, जो हम हमेशा कहते हैं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल इन्वेस्टमेंट्स करो, रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करो और वेट एंड वॉच करो, दे आर स्टिल ऑन प्रॉफिट्स, स्टिल इन प्रॉफिट्स कह सकते हो, या नॉशनल प्रॉफिट्स पे बैठे हुए हैं। अब ये सवाल आ रहा है, क्या हमारे पास क्या इक्विटी या रियल एस्टेट ही बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या हमारे पास बैंक के एफडीज ही पड़ी हुई है। अच्छा, इसमें एक बार अलग नेक्स्ट स्लाइड करना। अब आया रियल एस्टेट के ऊपर सवाल। अभी तक क्या था, जो रियल एस्टेट था, रियल एस्टेट अभी तक अच्छी एसेट्स क्लास माना जाता था, मतलब हमारे घर वालों ने भी पैसा प्रॉपर्टीज में लगाते थे, हमने भी पैसा प्रॉपर्टीज में लगाया। बट अगर आप देखोगे पिछले 5 साल में ट्रेंड बहुत चेंज हुआ है, बल्कि 5 से 7 साल में ट्रेंड ये चेंज हुआ है कि पहले लोग प्लॉट्स खरीदते थे, प्लॉट्स में घर घर बनाते थे। अब नाउ दी लोगों की जो टेंडेंसी है वो फ्लैट्स पे शिफ्ट हो गई है, या तो फ्लैट सेफ होते हैं आप कह सकते हो आप, तो नाउ दी पीपल आर इन, लोगों ने फ्लैट्स खरीदने शुरू कर दिए। अब फ्लैट्स तो खरीदने शुरू कर दिए, बट उनको वो रिटर्न नहीं आई जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक तो एक चीज हुई कि जब लोगों ने फ्लैट खरीदने शुरू करे, मैं आपको एक एनसीआर का एग्जांपल लेता हूं, नोएडा का या गुड़गांव का। जब बूम टाइम आया 10 11 12 में, तो लोगों ने क्या किया कि हर कोई, मतलब इवन प्रॉपर्टी डीलर भी बिल्डर बन गया। उन लोगों ने अपनी स्कीम लॉन्च करी और लोगों से पैसा लिया, जो तक आज तक रिजोल्व नहीं हो पाया, या लोगों को आज तक पोजीशन नहीं मिला है, या वो लोगों का पैसा डूब चुका है। अब लोगों को एक चीज और समझ में आई कि जो उन्होंने पैसा फ्लैट्स में लगाया था, फ्लैट्स का पैसा उस हिसाब से इंप्रूव नहीं हुआ। मतलब किसी ने अगर 3,000 रुपए स्क्वायर फीट किया तो उसको 5,000 रुपए स्क्वायर फीट नहीं हुआ। दूसरी बात, जो भी फ्लैट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा था उसके अंदर मेंटेनेंस चार्जेस था, जो आज से 10 साल पहले हम लोग नहीं देते थे, क्योंकि गवर्नमेंट के फ्लैट्स होते थे। अगर मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा अथॉरिटी के फ्लैट से मेंटेनेंस नहीं हुआ करता था। अब पर बिल्डर के यहाँ सब जगह 4 या 5 रुपए पर स्क्वायर फीट का मेंटेनेंस चार्ज है। अब पब्लिक कहती है, पब्लिक मतलब इन्वेस्टर कहता है, यार मैंने फ्लैट में इन्वेस्ट किया, मैं रेंट पे नहीं दे पा रहा हूं, या रेंटल वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। और पिछले 2 साल में कोविड के अंदर, तो जिन जिन लोगों ने फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी उस सबके फ्लैट्स खाली पड़े थे, क्योंकि जितना भी वर्किंग क्लास था उन लोगों ने अपने घर में जाके अपने घर से सब ऑपरेट कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो जो रेंटल इनकम थी वो आनी खत्म हो गई, और जो मेंटेनेंस थी वो एज इट इज जारी है। तो लोग ये सोच रहे हैं, यार हम लोगों ने किराए पे मकान देना था या हमने किराए पे मकान ले रखा है। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि रिटर्न ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई। कमर्शियल फ्लैट्स थे उनकी रिटर्न काफी कम हो गई, और रेंटल में तो अगर 1 करोड़ की अगर फ्लैट की वैल्यू है तो उसमें साल का रेंटल 2 या 2.5 लाख रुपए आ रहा है, मतलब 2% रिटर्न भी नहीं आ रही है, और उसके बाद मेंटेनेंस भी देना है। तो रियलिटी के अंदर लोगों, अच्छा एक चीज और हुई है इसमें पूरा गेम प्लान आप कह सकते हो, कि जितने एजुकेटेड पीपल थे, जो यंगस्टर्स थे, वो लोग इंडिया से मूव कर गए बाहर के देशों में, कनाडा चले गए, यूएस चले गए, यूके चले गए, नीदरलैंड्स चले गए, यूक्रेन चले गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो यंगस्टर्स थे, जो इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने इंडिया से मूव करना शुरू कर दिया, और वो लोग वापसी नहीं आ रहे हैं, और वो पैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। और जो उनके फादर्स के पास रियल एस्टेट पड़े थे, दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट। क्योंकि अभी तक क्या था, हम लोग ये सोचते थे, मतलब एज अ पेरेंट मैं अपने फादर की बात बताता हूँ आपको, तो मेरे फादर कहते हैं बेटा मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है, मनीष
यू विल हैंडल इट। बट मैंने ओवर ऑफ पीरियड मैंने समझ में आया कि वो मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 प्रॉपर्टीज लोन ले ली हैं, वो भी खाली पड़ी हुई है और मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। और रियल स्टेट के अंदर मुझे अल्टीमेटली नेगेटिव रिटर्न आई, क्योंकि मैं मेरे लिए हैंडल करना मुश्किल हो गया। तो अब लोगों को रियल स्टेट का जो 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 रेगुलर एंड यूजर थे खाली वही बाय कर रहे हैं, बट जो आपके रेगुलर इन्वेस्टर्स थे वो उन्होंने अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया है। एक तो ये रीजन जो मैंने आपको बताया, दूसरा रीजन ये हो गया कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो काफी बढ़ गया है। अगर वो प्लॉट खरीदने जाते हैं, एनसीआर की मैं बात करूं, तो एक प्लॉट की कीमत भी मतलब 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ हो गया है, जितना उनके पास इन्वेस्टेबल नहीं है। या अगर फ्लैट भी खरीदते हैं, तो अगर वो 50 लाख का फ्लैट भी खरीदते हैं, तो उसको उनको ये मालूम है कि 50 लाख के फ्लैट को खरीदने में जो ट्रांसफर फी, जो रजिस्ट्रेशन फी लगेगी, और जब मैं उसको रीसेल करूंगा फिर ट्रांसफर फी लगेगी, तो जो अल्टीमेट जो प्रॉफिट है वो कोई और ले जा रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट कभी इन्वेस्टर को मिल ही नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ द ट्रांजेक्शन चार्जेस, ट्रांसफर चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्जेस की वजह से भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। एक और ऑप्शन हुआ रियल्टी के अंदर, जो इशू आया रियल्टी के अंदर, पहले लोग कैश में काफी कुछ कर लेते थे, बट क्योंकि सर्कल रेट्स इतने बढ़ गए हैं, तो लोगों का वो वाला जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो भी घुसना खत्म हो गया। तो लोगों के पास रियल्टी के अंदर एक्चुअली में कुछ ऑप्शंस बचे नहीं, इसलिए रियल्टी सेक्टर में सिर्फ एंड यूजर बचा हुआ है। इन्वेस्टर हैज बीन आउट फ्रॉम द मार्केट। अब आगे की, अच्छा, एक चीज और ऑप्शन अगर आप देखोगे, इमोशनल अगर आप देखते हो, पहले यूजुअली घर में 2 या 3 बच्चे या 4 बच्चे होते थे, अब धीरे धीरे आते आते लोगों के पास अब एक ही बच्चा कर रहे हैं। तो अब उनके पास देने को इतना कुछ है कि बच्चों को इनहेरिटेड 2-2, 3-3 प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, और जो वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपना एक लाइव एग्जांपल दे सकता हूं। मेरे मामा जी का लड़का है, वो ही हैज सेटल्ड इन यूएसए। मेरे मामा जी मुजफ्फरनगर रहते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी इतनी हैवी प्रॉपर्टीज हैं। अब वो कह रहे हैं मैंने ये किसके लिए कमाई है, क्योंकि बेटा बाहर से आना नहीं चाहता, वो कहता है पापा आप सेल कर दो। तो वो रिटायरमेंट के पास है, मतलब रिटायर हो चुके हैं, वो इतने इमोशनल अटैच हैं प्रॉपर्टी से कि वो कहते हैं कि यार मुझे कुछ नहीं करना, मैं ये ऐसे ही देके जाऊंगा। एंड जो बच्चे बाहर चले गए उनको लेना ही नहीं है, वो कहते हैं मैं आई कैन नॉट हैंडल इट, आप जब गुजर जाओगे तो मैं तो इसको औने पौने बाहों पे बेच के निकल जाऊंगा, आई नीड अ कैश। तो इसलिए रियल्टी के अंदर जो मोटा इन्वेस्टमेंट जा रहा था वो काफी हद तक इन्वेस्टर्स पीछे हटना शुरू हो गए हैं। अब हमारे ऑप्शन क्या बची भाई? रियल्टी भी ऑलमोस्ट मतलब रियल स्टेट से लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया या कम कर दिया। अब आगे हम लोग बैंक फिक्स डिपॉजिट्स पे, या एक तरफ हम लोग गोल्ड गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे। गोल्ड ने काफी अच्छी रिटर्न दी है, ऐसा नहीं है। और गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स आई, गोल्ड बॉन्ड्स आए, जिसकी वजह से गोल्ड में पैसा आया, और बहुत सिंप्लीफाई भी कर दिया है। गोल्ड भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रही, बट अल्टीमेटली गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म में रिटर्न आती है। शॉर्ट टर्म में अगर कोई देखता है तो उसको 2-2.5% रिटर्न नजर आती है, या गोल्ड में कोई कंटिन्यूस। हेलो सर, कैन यू म्यूट सर, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं? सर इसके बाद आ गया सर कि हमारे पास बैंक की फिक्स डिपॉजिट थी। बैंक फिक्स डिपॉजिट में ऑलरेडी कंटिन्यूसली पैसा जा रहा है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो क्या करते हैं? सबसे इजी ऑप्शन इक्विटी बैंक एफडी लगती है कि जाओ बैंक में एफडी कराओ, ऑनलाइन बैंक एफडी हो रही है। बट बैंक की एफडी में नुकसान क्या हो रहा है? हमको कमाई आ रही है, बट उसमें दो नुकसान बड़ा मेजर आता है। आधा आधी खर्चा तो उसमें टैक्स ले जाता है, और बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। दूसरी बात, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी का बेनिफिट कभी नहीं मिलता। अब पीछे क्या हुआ है कि जब बैंक फिक्स डिपॉजिट्स के रेट इतने कम हो गए, 2, 2.5, 3% से लेके 5% हो गए लोगों टेन्योर से, मतलब अगर मैं 6 महीने से कंपेयर करूं 5 साल तक के लिए, तो 2.5% से लेके 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था। तो लोग कहते हैं यार इससे अच्छा तो सेविंग्स बैंक में पैसा रख लेते हैं यार, उसमें भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। पर अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है? व्हाट शुड वी डू? हमको, अच्छा, हमको सेफ रिटर्न भी चाहिए, लिक्विडिटी भी चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्लाइड भरत। सर वही घूम फिर के हमारे पास वही पोस्ट ऑफिस की स्कीम, पीपीएफ, पीपीएफ की भी एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप पैसा लगा नहीं सकते हो। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। अच्छा, आधे से ज्यादा लोग सर जो इक्विटी से डरते हैं, मतलब
इक्विटी में पैसा नहीं लगाते हैं, वो डेट में लगाते हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि यार आप पोर्टफोलियो बनाओ। डेट भी होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए, रियल एस्टेट भी होना चाहिए, बॉन्ड्स भी, फिक्स डिपॉजिट्स भी होने चाहिए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी होने चाहिए। तो आपको सिर्फ यही चीज देखना है कि आपका कितना शेयर कितना होना चाहिए। अभी क्या था स्टैंडर्ड, हम लोगों को ना एक स्टैंडर्ड बोल दिया जाता है कि अगर कोई आदमी रिटायर हो गया 60%, 60 साल का ऊपर हो गया है, तो उसको 80% पैसा डेट में रखना है या 90% पैसा डेट में रखना है। बट अब वो सिनेरियो खत्म हो चुका है। ये हर एक आदमी की इंडिविजुअल रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। अब कोई स्टैंडर्ड फार्मूला है ही नहीं। अभी भी कुछ ऐसा लेवल है कि लोग जो 60 साल के रिटायर हो जाते हैं, वो अपना 80 से 90 पैसा इक्विटी में लगा रहे हैं। तो क्या वो गलत लगा रहे हैं? उनका रिस्क प्रोफाइल है। तो हम अब आज की डेट में देयर इज नो स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर एवरीवन कि अगर आप 40 साल के तो आप पैसा इसमें डालो, आप मंथली इनकम में डालो, या आप फिक्स इनकम में डालो, या आप कम्युनिटी बॉन्ड्स में डालिए। अब वो आज की डेट में कितना रिस्क ले सकता है, उसकी कितनी मंथली इनकम है और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो हर एक के लिए आज की डेट पे पोर्टफोलियो एडवाइस भी हर एक आदमी, हर एक प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग हो गई है, क्योंकि उसकी नीड डिफरेंट है। पहले क्या होता था, हर किसी के पास दो ही सवाल होते थे, क्या मेरा बच्चा बड़ा होने वाला है, उसकी मुझे एजुकेशन करनी है, उसके बाद शादी करनी है। फिर तीसरी बात होती थी कि यार हमको घर लेना है रिटायरमेंट में। पहले लोग घर रिटायरमेंट में बनाते थे। आज की डेट में बच्चा अगर ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग करके शादी करता है तो 1 साल में तो घर खरीद लेता है। तो पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। बट अभी भी हम लोग अपने पुराने वाले स्टाइल पे ही चल रहे हैं। हम लोग उसको चेंज को ले नहीं पा रहे हैं कि उस चेंज को अपने अंदर कैसे हम अंदर एब्जॉर्व करें। ठीक है, अभी भी लोग पोस्ट ऑफिस पे इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। जहां पे इन्वेस्टमेंट की या नॉलेज की कमी है, दे आर इन्वेस्टिंग। जितना छोटा आदमी होता है वो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करके खुश है, क्योंकि उसको वो सिंप्लिसिटी में लगती है कि वो जाके 100 रुपए जमा करा सकता है, 500 रुपए जमा करा सकता है। अच्छा, इस बीच में एक और बड़ी अच्छी बात हुई कि हम लोग आईटी की तरफ डिपेंडेंट हो गए, सब कुछ मोबाइल पे शुरू हो गया। तो ईज ऑफ बहुत हो गया है। जो पहले इन्वेस्टमेंट करना, सोचना, या हम लोग ब्रोकर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, या लाइफ एलआईसी के जो ब्रोकर्स होते थे, या जो कोई लोकेलिटी में ब्रोकर्स होते थे, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट होते थे। जो वो सामान लेके आता था हम लोग खरीद लेते थे, क्योंकि हमारी नॉलेज बेस नहीं था। बट आज की डेट में नॉलेज इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि ईच एंड एवरी पर्सन नोज कि उसे करना क्या है। नेक्स्ट स्लाइड भरत। एक्चुअली में हम लोग इसमें कंपेयर कर रहे हैं कि बॉन्ड फंड में कितनी रिटर्न आ रही है, गोल्ड में क्या कांस्टेंट रिटर्न आ रही है, और आपकी बीएससी में क्या रिटर्न आ रही है। हमारा यहाँ पे ये कहना नहीं है कि इक्विटी में पैसा नहीं लगाना है, या आपको पैसा डेट में लगाना है, या आपको पैसा गोल्ड में स्टेबल रखना है। हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। सारा का सारा पोर्टफोलियो आप एक ही प्लेटफॉर्म में नहीं डाल सकते हो। मेरे कुलीग हैं, वो हमेशा एक बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी को फरारी खरीदनी है या बीएमडब्ल्यू खरीदनी है तो इक्विटी में पैसा जरूर लगाओ, क्योंकि फरारी या बीएमडब्ल्यू आपको इक्विटी दिला सकती है, बट उसमें डालने के लिए जो फ्यूल चाहिए ना, वो आपको बॉन्ड में फिक्स इनकम से आएगा। जो ब्याज आएगा वही आपको उसको गाड़ी को चलाएगा। नहीं तो गाड़ी आपकी खरीदी तो जाएगी, पर वो आपकी गैराज में खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स बहुत जरूरी है। तो मैं ये एग्जांपल वो जब भी देते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि ये एग्जांपल मेरे पर भी लाइव हुआ है कई बार कि भाई गाड़ी तो खरीद ली, पर गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, यार ये एवरेज क्या दे रही है। तो यार मेरा तो 20,000 रुपये महीने का पेट्रोल में खर्च हो रहा है, और जो कि हमेशा फिक्स इनकम या इंटरेस्ट इनकम से ही आ रहा होता है, और उसी से वो चलाई जाती है, क्योंकि हम लोग इक्विटी की इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ नहीं कर रहे होते हैं, या उसको निकाल के अलग नहीं कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास ग्राफ है कि 1996 से आप कांस्टेंट देखेंगे, जो रेड कलर का आपको लाइन नजर आ रही है कि ही हैज गिवन अ कांस्टेंट रिटर्न। जीरो से आप देखिए 8-10 तक जा रही है, कि वो लेवल पे मूवमेंट्स नहीं है। और ब्लू लाइन देखिए, ब्लू ने पैसा भी कमाया अच्छा खासा है, बट मतलब जो जिसने जिस वक्त इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा, गोल्ड की कांस्टेंट रिटर्न आ रही है, बट गोल्ड में यू कैन नॉट कीप योर ऑल द फंड्स, क्योंकि लिक्विडिटी एक इशू रहता है, और गोल्ड फिजिकल गोल्ड खरीद के और फिजिकल गोल्ड को बेचना भी आसान नहीं होता है। तो उसमें भी कुछ एक्सपेंस रेशियोज रहती हैं।
हाँ, ठीक है। अगला स्लाइड, भरत। अच्छा, अभी हमारे साथ ना काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार ये पूछ रहे थे, मतलब कुछ नए लोग हैं, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 लोग ऐसे हैं जिनका कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आ रहा था कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं और बॉन्ड्स पे हम पैसा क्यों लगाएं, एंड दे वर कंपेयरिंग विद एफडीज। हम लोगों ने एक्चुअली में ये सेशन उसी पर्पज से रखा हुआ था कि फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ बॉन्ड्स में पैसा क्यों लगाना चाहिए और बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो अगर मैं सिंपल टर्म में आपको, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, सर, बॉन्ड्स सेम चीज होती है जहां पे बोरोर जिसको पैसा चाहिए होता है वो पैसा लेता है, और जो इन्वेस्टर होता है जिसके पास सरप्लस पैसा होता है वो उसको पैसा देता है। तो क्या होता है कि जैसे जो इशुअर होता है, जैसे मैं कॉर्पोरेट रिलायंस हो गया, रिलायंस को पैसा चाहिए, या अपना अपने यहाँ पे बोरोर कौन है, सबसे बड़ा बोरोर गवर्नमेंट ही है। अगर आपने देखा होगा, अभी हमने पीछे स्लाइड्स पे देखा था कि जहां पे डेफिसिट है सबसे ज्यादा बोरो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट बोरो करती है। गवर्नमेंट को एक तो पुराना इंटरेस्ट देना होता है और सरकार चलानी होती है। उसी तरह कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने पैसा बोरो किया। अब वो बोरो कहां कहां से करते हैं, वो बोरो करते हैं बैंक से भी करते हैं और पब्लिक से भी करते हैं। अगर उनको बैंक पूरा पैसा नहीं देता है तो उन्होंने एक ऑप्शन निकाल लिया कि अगर बैंक से सस्ता पैसा उनको अगर मार्केट से मिल रहा है और लोग देने के लिए तैयार हैं, तो वो लोगों से वो अपना पब्लिक इशू लेके आते हैं, सेकेंडरी इशू लेके आते हैं। लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए दो ही रीजन होते हैं। एक तो उनको प्रिंसिपल अमाउंट मालूम होता है कि उन्होंने कितने पैसे लगाए हैं, और उनको रेट ऑफ ब्याज क्या मिलने वाला है, फिक्स इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है। अगर कोई 7% का कूपन है तो 1,000 रुपए पे हर साल 70 रुपए मिलेंगे, या 8% का कूपन है तो 80 रुपए मिलेंगे 1,000 रुपए के ऊपर। अगर मैं कंपेयर करूं 1 लाख रुपए से का, तो 1 लाख के ऊपर 8% का मतलब 800 रुपए मिलेंगे, या सॉरी 8,000 रुपए मिलेंगे साल भर में। पर बॉन्ड्स में सर ऑप्शन क्या हो गया कि हर एक आदमी को ये मालूम है, जैसे एफडी के अंदर होता है कि उसका पैसा 1 साल में वापसी मिल जाएगा, 1.5 साल में मिल जाएगा, 2 साल में मिल जाएगा। बॉन्ड्स में भी सेम चीज है कि मेच्योरिटी मेंशन होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है, और आप पैसा कुछ भी लगा सकते हो। 1,000 मतलब 1,000 रुपए का बॉन्ड भी इशू हो रहा है, 1,000 के मल्टीपल में भी लगा सकते हो। एक और फायदा इसका है कि अगर जैसे आपने बैंक में एफडी 5 लाख के लिए है तो आपको 5 लाख की एफडी तोड़वानी पड़ती है। पर बॉन्ड्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉन्ड्स में फेस वैल्यू होती है, और अगर बॉन्ड 1,000 रुपए का एक इशू है तो आप 1,000 रुपए का बॉन्ड भी बेच सकते हो। तो उसका इंपैक्ट बाकी के 4,99,000 पे नहीं पड़ेगा। एक लिक्विडिटी वाला फैक्टर रहता है कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना निकाल सकते हो। दूसरी बात, आप लोगों को यह मालूम होगा कि बैंक एफडी अगर तोड़वाते हैं हम लोग कभी भी, तो हमको कुछ ना कुछ पेनल्टी क्लोज देना पड़ता है। अगर, और एक चीज और होती है, अगर हमने कोई एफडी आज के दिन में 5% पे लगा दी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो गया, तो हमको 5% ही फिक्स मिलता है, 7% नहीं मिलता है। या अगर हमने बैंक में एफडी 7% पे लगा दी और रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में उसके बाद 5% आ गया और हमको पैसा चाहिए, तो हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला उसका। पर बॉन्ड्स में क्या होता है, मार्केट उस हिसाब से मूव करती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जा रहे हैं तो आपको प्रीमियम आना शुरू हो जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ऊपर जा रहे हैं तो आपको डिस्काउंट आना शुरू हो जाता है। बट स्टिल यू कैन, जो लोग एक्चुअल में इन्वेस्टर होते हैं उसको कोई मैटर नहीं करता कि मार्केट में रेट ऊपर जा रहा है या रेट नीचे जा रहा है। पर एक मेंटली फ्रेमवर्क होता है कि जो उसने इन्वेस्टमेंट करी थी वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करी थी। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ये बॉन्ड मार्केट का स्ट्रक्चर है कि डेट मार्केट होती क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं सर जो आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पे होता है। मतलब जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और ये किस शेप में आती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की शेप में, टी बिल की शेप में, स्टेट डेवलपमेंट लोन, जीओआई, ये सारी सिक्योरिटीज होती हैं। फिर होता है कॉर्पोरेट, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर कह सकते हो, रिलायंस, टाटा, या पब्लिक पीएसयूज भी कह सकते हो, जिसमें एनएचपीसी, एनटीपीसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये कॉर्पोरेट सेगमेंट कह सकते हो आप इनको। कॉर्पोरेट सेगमेंट में पब्लिक सेक्टर आ गया, प्राइवेट सेक्टर आ गया। पब्लिक सेक्टर मैंने आपको बता दिया, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एनएचएआई, भेल हो गया, बीएचईएल हो गया। ये सारी कंपनीज को पैसा रेगुलरली चाहिए होता है। और इसके साथ स्टेट पीएसयूज होते हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जैसे यूपी पावर हो गया, आंध्र प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया। तो ये लोग भी मार्केट से बॉन्ड इशू करते हैं और पैसा उठाते हैं। अब आगे प्राइवेट सेक्टर में, जैसे मैंने आपको बोल दिया, रिलायंस, टाटा,
इंडिया बुल्स, मतलब दे आर थाउजेंड्स ऑफ कंपनी जो रेगुलर बेसिस पे पैसा उठाती हैं, और वो पैसा भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए उठाती हैं, बॉन्ड्स की शेप में, 2 साल, 1 साल, 3 साल, 5 साल। नेक्स्ट। अब आगे कि भाई बॉन्ड्स में यूजुअली हम लोग पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं अदर देन एफडीज। सबसे पहले ये है कि हम लोग पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजन, कि हमने सारा पैसा एक जगह नहीं डाला हुआ। और हम बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट एक जगह नहीं कर रहे होते हैं, बॉन्ड्स में भी हम इन्वेस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स में कर रहे होते हैं। कई बार हम लोग वो इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए कर रहे होते हैं, कई वो इन्वेस्टमेंट हम 6 महीने के लिए कर रहे होते हैं, कई बार वही वाली इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए हो जाती है। आपको मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। अभी जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, आज से 10 साल पहले टैक्स फ्री बॉन्ड्स आए थे। अब 10 साल पहले जब टैक्स फ्री बॉन्ड्स आए थे तो 8.5 से लेकर 9% के यील्ड पे आए थे। मतलब रिटेल को 8.5 पे मिले थे, कॉर्पोरेट को 8.25 के आसपास मिले थे। अगर देखा जाए 10 साल पहले जिसने उन 10 साल या 15 साल के बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो सोच रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, बट उन्होंने जब वो इन्वेस्टमेंट किया, आज की डेट में वो 8.5% का बॉन्ड भी 120 रुपए में ट्रेड हो रहा है। 10 साल तक वो 8.5% टैक्स फ्री हम लोग ले रहे थे, और उसके ऊपर हम लोगों को कैपिटल गेन आ रहा है 20% का। तो जिसने वो इन्वेस्टमेंट कर ली, या उसने वो देख लिया कि भैया ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं हायर ईयर्स के लिए ब्लॉक कर सकता हूं, तो वो उसका बेनिफिट उठा रहा है। हाँ, अगर 8.5 की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 15% हो जाता, तो जो 20 रुपए का प्रीमियम है वो 20 रुपए का डिस्काउंट होता आज। बट हमने जो ग्राफ देखा है अभी पीछे जीसेक का, सिंस इंसेप्शन, मतलब हम लोग 20 साल का एक ग्राफ देख रहे थे कि 20 साल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, जब 2098 की बात कर रहे थे तो 16 से 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, जो आज आज घट के 6% रह गया। और अगर हम यूएस की बात करें या बाकी इकोनॉमीज की बात करें, कई जगह तो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्या आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे? अगर बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेंगे? आधा परसेंट, 1%, या यहां से डबल हो जाएंगे? तो अब क्या है, हमको यह सोचना है कि अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट टर्म में, अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है और हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? ये एक पॉइंट। दूसरी बात, अगेन, इसमें कम से कम हमको ये तो मालूम है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है। मतलब वी कैन फिक्स अप द इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब हमको इनकमिंग कितनी है। अगर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें मालूम है 8,000 रुपए हमको मिलने ही मिलने हैं, या 8,000 रुपए पर मंथ मिलने ही मिलने हैं, अगर 8% पे कर रहे हैं, क्योंकि 80,000 रुपए साल का इंटरेस्ट बन रहा है। तो हम वी कैन इजीली फाइंड इट आउट कि व्हाट वी आर। If I can disturb you, there are two Okay, questions. English in the numerical. chat. Okay. There are two questions in the chat box also. आप अगर जब भी आपको comfortable हो, आप साथ में देख लो। मैंने आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट। मैं बाद में इनको हम लोग आखिरी के 10 मिनट में लेने वाले हैं। Sure, sir. Thank you. आखिरी के 10 मिनट में वी विल टेक इट। ओके, I will take the 30 seconds. अच्छा, दोबारा बॉन्ड्स के ऊपर आ रहा हूँ कि बॉन्ड्स के अंदर वही 5 चीज आ गई, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, लिक्विडिटी हो गई, रिटर्न्स हो गई, टैक्स एफिशिएंसी हो गई। अगेन, दीज आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। हजारों बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है, और उस नीड के हिसाब से कौन सी चीज हमको सूट कर रही है। सबको अलग अलग खाना खाना है, सबको हम एक चीज नहीं खिला सकते, बट वो नीड उसको मालूम होनी चाहिए कि उसको अगर 6 महीने की पैसे की जरूरत है तो 6 महीने में उसको एफडी में इन्वेस्ट करना है 3% पे, या बॉन्ड 6 महीने का अवेलेबल है 7% पे। ही हैज टू फाइंड इट आउट। इसमें एक क्वेश्चन ये उठ के आ रहा है कि सिक्योर्ड कितना है, अनसिक्योर्ड कितना है, ये मैं बाद में लेने वाला हूं आपको ये सब कुछ, क्योंकि वी हैव टू चूज अ बॉन्ड्स फ्रॉम 16,000 बॉन्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। क्या सारी चीजें हमारे लिए सुटेबल हैं? नहीं। हमें फिर चूज करनी है कि हमको क्या सूट करती है, किस टेन्योर की क्या चाहिए, हमको पैसे की जरूरत क्या है, और हमारा गोल क्या है। अगर हमारा गोल क्लियर है, शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है, या हमें पैसा फ्यूचर के लिए चाहिए, या हमें मंथली इनकम चाहिए, अगर हम रिटायरमेंट के आसपास हैं और आई एम लुकिंग फॉर अ मंथली इनकम, तो मुझे मंथली इनकम कौन दे रहा है, तो उसके साथ वी हैव टू चूज अ राइट प्रोडक्ट एंड वी हैव टू बाय दैट। हाँ,
अब क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है कि कब क्या जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इट इज अनसर्टेन, तो हम लोग कुछ चीज ऐसी लेते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो वो पैसा हमारा घर में आ जाए, वी कैन यूज दैट फंड। लिक्विडिटी होनी चाहिए, लिक्विडिटी के साथ रिटर्न्स भी चाहिए कि जितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कम से कम उतना ब्याज हमको मिल जाए। दीज आर सम ऑफ द बेसिक फीचर्स जो हर एक बॉन्ड में होते हैं, बट डिपेंड अपॉन वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो हम अभी तक बात कर रहे थे कि आपको पैसा एक दिन के लिए भी लगा सकते हो, 2 दिन के लिए भी लगा सकते हो, 5 दिन के लिए भी लगा सकते हो, 1 महीने के लिए भी लगा सकते हो, 3 साल के लिए भी लगा सकते हो। देर इज नो टेन्योर इशू। आप ये देखिए कि आपकी जरूरत कौन सी पूरी कब हो रही है। और हमको हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम लोग जब पेपर सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमको अपनी नीड नहीं मालूम होती, और नीड के साथ जो हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कभी कंपेयर ही नहीं करते हैं। अगर हमको पैसा 3 साल के लिए लगाना है तो 3 साल में कौन कौन से एवेन्यूज अवेलेबल हैं, हम उसको कभी या तो डेट म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर रहे होते हैं या एफडी से कंपेयर कर रहे होते हैं। अब अगर डेट म्यूचुअल फंड में कंपेयर कर रहे हैं तो हम डेट म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कौन सी आई, रिटर्न जब उसमें रिटर्न्स हम लोग यूजुअली क्या होता है हमारे को रिटर्न हम लोगों की बड़ी अच्छा है कि प्रीवियस वो देखते हैं कि प्रीवियस वो परफॉर्मेंस कैसे रही है। तो लोग हमारे पास आते हैं डेट म्यूचुअल फंड लेके कि सर पिछले 1 साल के अंदर इसने 12% रिटर्न दी है और पिछले 3 साल में रिटर्न दी है इसने 9% की, पैसा लगा लो। ठीक है, 1 महीने के बाद मालूम चलता है कि वो रिटर्न नेगेटिव हो गई है। वो बोलता है सर अब पैसा मत लगाओ, अब रिटर्न नहीं आ रही है। डेट में उल्टा होता है, क्योंकि ये सारा का सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट की मूवमेंट्स पे चलता है। तो इसमें समझना पड़ेगा कि हमें पैसा के टेन्योर कितना लगाना है। बट हर एक चीज के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है। आप देखिए, आपने अगर कुछ दिन के लिए लगाना है तो ओवरनाइट और लिक्विड फंड है, 1 साल से कम के लिए लगाना है तो अल्ट्रा शॉर्ट, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, सब चीज अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद 5 साल के लिए लगाना है तो लॉन्ग ड्यूरेशन और गिल्ड फंड्स अवेलेबल है या गिल्ड सिक्योरिटीज अवेलेबल है। और अभी तो गवर्नमेंट ने यह हाल कर दिया है कि क्योंकि रिटेल का पार्टिसिपेंट बढ़ता जा रहा है, दे आर कमिंग विद द न्यू एवेन्यूज। अब आज की डेट में आप 1,000 रुपए की जी सिक्योरिटीज भी ले सकते हो आप, जो कि गवर्नमेंट सिक्योर, इससे ऊपर तो कोई सिक्योरिटी सेफ नहीं हो सकती। अगर आज की डेट में आपको 1,000 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिल रही है, क्या गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर सकती है? बस, मतलब इसका हाईएस्ट सेफेस्ट। तो आपके पास ऑप्शन है, अब आपके पास कोई वो टेन्योर का ऑप्शन नहीं है कि यार मेरे पास 1,000 रुपए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, और आप उसमें जितना मर्जी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट। अभी हम लोग बात कर रहे थे, हमने एक्चुअली में ये बात पहले कर ली है। आप ये देखिए, मैं जो समझाना चाह रहा था आपको कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, ये प्राइस और यील्ड यील्ड एक्चुअली में कहते हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा होता है ना 8%, 7%, 6%, हम इसको एक्चुअली में कूपन को यील्ड भी कहते हैं। अगर ये जिस प्राइस पे खरीदा होता है उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा होता है, मतलब 1,000 रुपए का अगर 1,000 रुपए है और 8% का कूपन है तो 8% की यील्ड है। यील्ड इज अ टेक्निकल टर्म जो हम लोग यूज करते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर कि ये पेपर आपने क्या यील्ड पे ट्रेड हो रहा है। बट जब कोई चीज आईपीओ पे आती है, इनिशियल आती है, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त वो चीज एट पार इशू होती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है और यील्ड भी सेम रहती है। अब आप देखिए इसके अंदर क्या बोल रहे हैं ये, कि जब एक 7% का पेपर है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके 6% हो जाती है तो प्रीमियम आ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% हो जाएगा तो डिस्काउंट पे आ जाएगा। तो मतलब आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाते नजर आ रहे हैं, जो चीज आपने 8% पे ली थी और 6% पे हो गई और उसपे प्रीमियम आ गया है, तो आप उसमें अदर देन इंटरेस्ट कैपिटल गेन बुक कर सकते हो। दिस इज एन एडिशनल इनकम। ये एडिशनल इनकम है। ये जो ओरिजिनल इनकम है वो तो आएगी, अगर उस कूपन पे 8% लिखा तो 8% का ब्याज आना ही आना है। पर ये जो एडिशनल कमाई है कैपिटल गेन की, ये आपको मार्केट के साथ सीखनी पड़ेगी कि ये मार्केट के साथ कि ये कब आती है, मतलब कब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जा रहे हैं, अब हमको प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना है। आज दूसरी बात ये उठती है कि अगर आपने 6% में पैसा निकाल लिया तो मैं कहां लगाऊंगा,
और एक चीज हो रहा है, अगर आपने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा होगा कि जितनी जितनी दूर का पेपर होता है, मतलब जिसका टेन्योर ज्यादा होता है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, और जो सबसे शॉर्ट पेपर होता है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म पैसा आपको इन्वेस्ट करना है और वो आज उसकी मेच्योरिटी 2 साल बची है, उस पे प्रीमियम मिल रहा है और आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप स्विच कर जाते हो। आप 2 साल का पेपर बेच 5 साल का पेपर खरीद लेते हो, उसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। वो वाले भी आप इस अगेन सेकेंडरी मार्केट को सीखना, इस ये एक 5 मिनट का काम नहीं है। हम लोग इसके लिए अलग क्लास ले सकते हैं कि हम लोगों को कैसे करना चाहिए, कब हमको खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए या रखना चाहिए। ठीक है। एक कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई थिंक हम किशोर जी का क्वेश्चन आ रहा है, हम आई थिंक 2-3 मिनट में लेने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे डीप डिस्काउंट बॉन्ड। सर एक्चुअली में डीप डिस्काउंट बॉन्ड के लिए हमने ये क्वेश्चन इसलिए पुटअप किया है अभी, पिछले कंटिन्यूसली 1 महीने से और 10-12 दिन से आरबीआई ये बोलता है कि बैंक इज गोइंग टू इशू अ डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड के लिए काफी सारी क्वेरीज आ रही थी। सर डीप डिस्काउंट बॉन्ड सिंपल आपको मालूम है, आपको मैच्योरिटी अमाउंट मालूम होता है और आज वो उतने ही अमाउंट से डिस्काउंट करके इशू कर दिया जाता है। अगर 5 साल के बाद आपको 5 लाख रुपए मिलना है, तो वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आज डिस्काउंट करके वो आपको इशू कर दिया जाता है। एक्चुअली में इसके 2 बेनिफिट होते हैं, ये गोल बेस्ड होते हैं कि लोगों को मालूम चल जाए कि उनको 5 साल के बाद कितना पैसा चाहिए। ये रेगुलर इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आपको कंबाइंड करके आखिरी में मिलता है। अगर सपोज करो मेरे बच्चे की 3 साल के बाद उसको पीजी के लिए जाना है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, और मुझे 12 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं ये 12 लाख रुपए या तो मैं अभी रेगुलर इन्वेस्ट कर दूं, या मुझे मेरे पास 6 लाख रुपए हैं या 8 लाख रुपए हैं, तो मैं वो सिक्योरिटीज खरीद लेता हूं जो मेरे को 3 साल के बाद 12 लाख रुपए दे देगी। उन्हें डीप डिस्काउंट बॉन्ड कहते हैं क्योंकि मेच्योरिटी अमाउंट हमें मालूम होता है और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मार्केट में ट्रेड हो रही होती है, और डेली बेसिस पे रेट चेंज हो रहा होता है क्योंकि इसमें एक्रूड इंटरेस्ट ऐड हो रहा होता है। अब क्या हुआ, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज एक और हो गई इसके अंदर कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी तक ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड मैक्सिमम कॉर्पोरेट्स के आया करते थे। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इशू कर दिया, उसको कहते हैं G-Sec स्ट्रिप्स। अब जो लोग बिल्कुल सेफ कैटेगरी में चलना चाहते हैं, सेफ बोले तो कि भैया मुझे इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, गवर्नमेंट के अलावा मुझे कुछ नहीं देखना है, तो गवर्नमेंट ने भी इस तरह के G-Sec स्ट्रिप्स निकाल दिए हैं कि आप 1 साल से लेकर 40 साल तक, मतलब 2050 तक की मेच्योरिटी का कोई भी पेपर ले सकते हो अपनी मर्जी से। 2023, 2024, 25, 26, 27, जो आपका गोल है। अगर आपके बेटे की शादी होनी है 10 साल के बाद और 10 साल में आपको 50 लाख रुपए खर्च होने हैं, तो उसका आप डिस्काउंट करके वो पेपर आपको 10 साल का वही मिल जाएगा। अगर किसी के बच्चे छोटे हैं, वो 20 साल का पेपर लेना चाहते हो, 20 साल का पेपर भी अवेलेबल है। तो ये सारे पेपर आज से 20 साल पहले आया करते थे, अब गवर्नमेंट ने इशू करना शुरू कर दिया है, इसे G-Sec स्ट्रिप्स कहते हैं। तो आपको अगर मतलब टैक्सेशन इज अ डिफरेंट इशू, बट हम लोग इसको लेके रखना चाहे तो रख के सकते हैं, रख के भूल सकते हैं कि 10 साल के बाद आपको मालूम है कि मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे, और आरबीआई ने इशू किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर है। एक फायदा और है इसका कि अगर आपको उम्मीद है कि आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आएंगे, तो इनमें सब में प्रीमियम आना शुरू हो जाएगा। प्रीमियम मतलब जितने में खरीदे थे उसमें एडिशनल प्रीमियम आना शुरू हो जाएगा, जो कि कैपिटल गेन की शेप में आता है, जो एक आपको एडिशनल प्रॉफिट है। जो लोग सोच रहे हैं नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे, 7% का 10% हो जाएगा, उसके लिए डिफरेंट व्यू है। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, दे कैन इन्वेस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी और उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर गोल है, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ G-Sec स्ट्रिप्स। डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी सेम चीज है, जीरो कूपन बॉन्ड भी सेम चीज होती है, बट इशूड बाय डिफरेंट इशूअर्स। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब ये आ गया कि हाउ सिंपल इज इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। सब बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके सबको मालूम है। सबको 2 चीजें चाहिए होती हैं, सबको डीमैट अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। ठीक है, डीमैट अकाउंट इज कंपलसरी। अब डीमैट अकाउंट तो बिना पैन और बिना आधार के खुल नहीं सकता, वो खुल जाता है। बट सर ये जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स या तो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं या होलसेल WDM कहते हैं और रिटेल डेट मार्केट कहते हैं, वहां पे ट्रेड होते हैं।
अब सर उसके लिए क्या था कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया। गवर्नमेंट ने कहा कि जिसको भी बॉन्ड खरीदना या बेचना है वो आईसीएल या एनएससीएल का प्लेटफॉर्म कि पेमेंट हैज टू बी मेड टू द आईसीसीएल एंड बॉन्ड हैज टू बी ट्रांसफर्ड बाय आईसीसीएल। हम लोग सिर्फ वाया मीडिया है, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है। अगर किसी को कोई बॉन्ड खरीदना है तो वो आरबीआई को पेमेंट करता है और आरबीआई वो बॉन्ड इनडायरेक्टली उसे ट्रांसफर करता है। वी आर अ ब्रोकर्स। जो भी लोग ब्रोकर होते हैं या जो लोग कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं वो साथ में रहते हैं, बट द प्रोसेस हैज बीन रूटेड थ्रू आरबीआई। तो आपका पैसा सेफ हो गया। आपको अगर गलती से किसी ने भी कोई गलती करी, मतलब स्टॉक ट्रांसफर नहीं किया, तो आपने जो पैसा आरबीआई को दिया था वो शाम को वापसी आ जाता है। और अगर आप बेच रहे हो तो आपने अपना जो डीमेट में स्टॉक था वो आप आरबीआई को ट्रांसफर किया, और अगर मैंने पैसा ट्रांसफर नहीं किया आरबीआई को तो वो स्टॉक आपको वापसी आ जाएगा शाम को। अब आई बात कि इसके लिए केवाईसी क्या था। अब आरबीआई कहती है कि भैया मुझे दो चीजें चाहिए, मतलब अकाउंट नंबर चाहिए, डीमेट अकाउंट नंबर चाहिए और केवाईसी चाहिए। तो पहले केवाईसी होने बहुत लंबा प्रोसीजर था, बट अभी क्या हो गया है कि थ्रू बॉन्ड्स इंडिया इट्स सिंपल लाइक अ 2 मिनट जॉब। आपने अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डालते ही आपकी डिपॉजिटर की डिटेल आ जाती है, आपको अपना डीमेट अकाउंट चूज करना है, डीमेट अकाउंट चूज करते ही बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ जाती है, आपको बैंक अकाउंट डिटेल चूज करना है और ऑटोमेटिकली आरबीआई की साइट पे आपका केवाईसी हो जाता है। इसका ई साइन, मतलब आपको साइन भी नहीं करना है, कोई प्रिंट आउट नहीं निकालना है, ई वेरीफाइड हो जाता है, आधार से वो ई वेरीफाई हो जाता है और वो आपका केवाईसी हो जाता है। नाउ यू आर एलिजिबल टू डू द ट्रेडिंग पार्ट। ट्रेडिंग बोले तो आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो, इतना सिंपल हो चुका है ड्यू टू बॉन्ड्स इंडिया। तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई इसमें, क्योंकि यूजुअली सबकी फेस वैल्यू होती है, अब आप इसमें 1,000 रुपए का बॉन्ड भी ले सकते हो, 10,000 रुपए का बॉन्ड भी ले सकते हो, 15,000 का भी बॉन्ड ले सकते हो। 10 लाख का बॉन्ड या 50 लाख या 1 करोड़ की बात नहीं है। और एक बार अगर केवाईसी हो गया तो आपको बार बार नहीं करना पड़ रहा है। दूसरी बात, यू कैन चूज फ्रॉम अ एन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। आपको अपनी नीड निकालनी है कि मुझे 1 साल का पेपर लेना है, 5 साल का लेना है, मुझको 10% की यील्ड चाहिए, 8 की यील्ड चाहिए, मुझे सिक्योर्ड चाहिए, अनसिक्योर्ड चाहिए, ट्रिपल ए चाहिए, डबल बी चाहिए, आईएफसीआई चाहिए, आईसीआईसी चाहिए। यू कैन चूज द बॉन्ड। आपने सिलेक्ट किया, प्राइस सामने आ रहा है, यील्ड सामने आ रही है, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन बाय ऑनलाइन। आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स डाले, पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर किया और आपको बॉन्ड्स ट्रांसफर हो गए। सो सिंपल। जैसे आप लोग अपने बैंक से ट्रांजेक्शन करते हो ना, किसी को पैसा ट्रांसफर करते हो, इतना इजी हो चुका है। तो जो हैसलनेस थी वो खत्म हो चुकी है और आगे और सिंप्लीफिकेशन कर रही है गवर्नमेंट। ये दिस इज द वे यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स। नेक्स्ट स्लाइड। बिफोर वी ओपन टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस ले रहा हूं आपको इसमें। So, sorry for interrupting, sir. So, thank you so much, Manish sir, for sharing Okay. your words of wisdom with us. And I believe we had a very extremely fruitful session, and we got a different perspective regarding the investment today. And I would also like to thank all the participants for taking out their valuable time and joining us today. So, thank you all. Now, Manish sir will take some of the questions which you were asking at the time of the presentation. देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर अमरनाथ। वो कह रहे हैं कि क्या हमको हार्ड कॉपी मिलेगी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स की? अमरनाथ जी, ऐसा था कि गवर्नमेंट ने सबको कंपलसरी डीमेट कर चुकी है, तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आपको वो डीमेट में ही वो जाता है। देयर इज आईएसआई नंबर, आईएन नंबर होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो आपके उसमें डीमेट में ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, आज से पहले फिजिकल कॉपीज आया करती थी, बट अब फिजिकल नहीं आ रही, सब कुछ डीमेट में ही आ रहा है। अच्छा, अब आ रहा है ये, इन्होंने एक क्वेश्चन और किया है, व्हाट इज द कमीशन चार्ज बाय द बॉन्ड इंडिया फॉर द ट्रांजेक्शन डन बाय अस? सर, ऐसा है कि ये सारी डील्स प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल होती है एंड देयर इज नो कमीशन और ब्रोकरेज ऑन दिस। देयर हार्डली एनी कमीशन और ब्रोकरेज, क्योंकि गवर्नमेंट ने कमीशन वगैरह वर्ड खत्म कर दिया है। देयर इज अ ट्रांजेक्शन चार्जेस, वो बहुत नॉमिनल ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, आपको वो ऑटोमेटिकली नजर आ जाएंगे कि चार्जेस क्या है। मतलब इट्स 2 पैसा, 5 पैसे, 7 पैसे का चार्जेस होते हैं, बहुत ही कम चार्जेस हैं वो। अच्छा, आई थिंक Sir, this is Ram Arunachalam, sir. Is it audible?
for you. Yeah. Sorry. Yeah, so I have few questions here, sir. So first thing is like when you see Yeah. the most of the bonds that are available, so it's unsecured or it's senior secured bonds. So basically, Right. what is happening is like a lot of NBFC banks are available. So say for example, if you take India Bulls as an example, so there are a lot of bonds available in India Bulls. Okay, that has been available in so many series like 2020 or 21 or 22. There are multiple series of India Bulls bonds. So basically it's an NBFC bank. It's an NBFC bank, and where can I know whether that particular company is good or not? Like if I go for the particular company share price, so it is having lot of debts. So how can I know that even though it says that it's a secured bond, but if I typically go to that particular share listing and see if they have lot of debts, so how can I make sure that whether the particular company it's good company for me to invest? And my second question is like there are, as I told you, that we have lot of series like 2020, 21, 22. So which one to select out of it? Acha, sir, you have asked a very good question ki how we can select a paper from a n number of papers and what is secured, what is unsecured, and which paper we should buy. Sir, again, you cannot trust to a broker for each and everything. You have to study a little bit of yourself. कि मैं बिकॉज काफी सारे लोग हिंदी वाले भी हैं जो मुझे कह रहे हैं कि हिंदी में कर लो बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि बिफोर सिलेक्टिंग अ पेपर पहले आपको यू हैव टू फाइंड आउट योर नीड कि आपकी नीड क्या है नेक्स्ट इशू आता है कि सिक्योर्ड क्या है अनसिक्योर्ड क्या है दीज आर द फीचर्स ऑफ द बॉन्ड्स देखो जिसमें रेटिंग्स अच्छी होंगी तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा जिसमें सिक्योरिटी अच्छी होगी तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा अब हाउ मच रिस्क यू कैन टेक जैसे इक्विटी के अंदर देयर एन नंबर ऑफ रिस्क आर देयर उसी तरह बॉन्ड्स के अंदर भी है तो हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क एंड हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यू हैव टू डू अ लिटिल बिट स्टडी आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल चेक करने पड़ेंगे क्वार्टरली बैलेंस शीट एक बार चेक करनी पड़ेंगी और उसके आउटस्टैंडिंग डेट्स कितने हैं हाउ मेनी डेट्स आर आउटस्टैंडिंग ऑफ दैट कंपनी और उस बेसिस के ऊपर देन वी सिलेक्ट अ पेपर अच्छा दूसरी बात देयर इज वन मोर थिंग यू फाइंड कि there are some papers which are very good for short term but the rating agency has not given a rating for a longer tenure so now it's again depend कि क्या 6 महीने वो कंपनी खत्म हो जाएगी अब I just want to take an example of a because you have taken an example of India Bulls have you gone through the balance sheet of India Bulls no if you just because there are a paper which is available either 2021 2023 2026 again there is a demand and supply if somebody has sold that paper at a higher yield it doesn't mean that the market price is the same one again in next year you are thinking that India Bulls will default India Bull is sitting on a 8,500 rupees cash in his balance sheet as of today's date. He has paid 88,000 crores of loan in last 1.5 years. And now who is running the company? Is the ex-deputy governor of RBI. Now you have to see each and everything. As further, कि उनकी अगले 2 साल the next 2 years what they are doing, what is the business plan, who is entering into that thing. That will give you a wise decision कि you have to buy this bond or not. If you are buying if you think the company will default in a 1 year, so I will not suggest. But again, you have to go through each and everything of your own, not depend on the advisor's part individually. Next question, you have asked one more question. Can you repeat the second one? My second question was like we have series of India Bulls bond like in Right. 2020. Right. If you have a series of a bond, so you have already checked कि you must be getting a lesser rate of interest for a shorter maturity and a higher rate of interest for a longer maturity. Up now you have to take a risk. If you want to take a risk for a shorter maturity, you can go for a shorter maturity and you can get a return of 9% or 9.5%. And if you want to invest for a 23 or 2025 or 26, you will get a return of 10% over there. It's again depend upon your risk profile.
again you have to recheck ki if the paper, because if you invest for if your capacity to invest for 3-year paper, so I will advise you go for a 3-year paper, because as the maturity will downfall, the rate of interest will downfall. You will get the benefit of that capital gain. I think I had already answered your query. There is one more query Yeah. continuously coming from Mr. Mehul Jain. How? Yes, sir. Yeah, but basically, like whatever that you said about the balance sheet, okay, it's about the stock, right? Whether whatever that are there in the NCDs, whether the NCDs will also be accountable in the share, because whatever the papers that are Oh, available, uh, sir, please. I think if what we can do is that I can take a different session on the how to read these balance sheet of these NCDs and the equity ones. We can take a different class because it's a long topic. मतलब you cannot get within 2 or 3 minutes. I think we can take a special session on this one. Or if you want a one-to-one okay, session, I can go for that too. Don't worry. And okay, yeah, thank we you. will take an example of yours. Okay? Manish Yeah. sir, Thank you. Manish sir, can I ask one question, sir? Yes, sir. Yes, sir. I'm Manoj Bhargav, sir, from Delhi. First of all, Hmm. sir, I would like to congratulate you and Bonds India for taking such a nice session. I have been taking several sessions at several places, but you have given such nice scenario about everything. मेरे So nice of you, sir. बहुत सारे डाउट्स आपने क्लियर कर दिए सर. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था Yeah. कि हमारे पास कुछ बॉन्ड्स मेरे पास रखे हुए हैं. Hmm. उन बॉन्ड्स की मेरे को वैल्यू चेक करनी है, रेट चेक करना है. तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग दैट? इफ आई गो टू द स्टॉक एक्सचेंज साइट एंड पुट माय, so they are not trading. So how to check it from Bonds India? Should I put my bond over there and will I get the rate, or should I send you a email asking for that the rate? How can I check the rate of my bond? Thank you, sir. Yeah. Manojji, thanks a lot for appreciation. I think you have asked a very nice question to how to find out the value of the current bond which you are holding in your Demat account, and which is not trading. matlab you want to ask the price of that bond which is not trading. What you can do is that you can send us your list to our email ID. I think you can send it to any of the mm, any email ID mentioned on the website. What we can do is that we will give you the rate as on that date, or on a particular date for which you are asking for that, because all the rates are not available in the market. What we do is that we will give you a indicative rates ki these for a particular paper, there is a other paper which are trading into the market, so we will average it out and we will give you a indicative rate for that paper as on a particular date. You can get in, I think you can share your portfolio with us and you will get the same by next day, details Right, by sir. next Thank day. you. Thank Thank you, you. sir. Thank you. So nice of you, sir. So nice of you. I think we had already crossed our time limit, and if you can give your suggestions, and if anyone has any further queries, we can take in another sessions. Thanks a lot to everyone and Would to Bonds request India too. everyone to please share their feedback forms. It will help us make more sessions for the next time. Thank you so much. Thank you, Shikha. Thank you, everyone.